Hello students, welcome to the online platform of Vedant Academy. My name is Jyoti and we are doing NCERT series, and today we are going to do the part third of Hitler and Nazism. पार्ट वन एंड पार्ट टू हम कर चुके हैं एंड आई होप कि आपको अब एक स्टोरी समझ आ गई होगी कि क्या हो रहा था जर्मनी में और हिटलर क्या कर रहा था, कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जर्मनी पर क्या क्या इफेक्ट पड़े थे और कैसे फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और कैसे फिर जर्मनी को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। आज हम देखेंगे कि जो नाजिज्म था उसका विश्व दृष्टिकोण क्या था, द वर्ल्ड व्यू ऑफ नाजिज्म आज हम जो देखने वाले हैं। हम शुरू करने वाले हैं पार्ट थर्ड विच इज द नाजी वर्ल्ड व्यू। जो नाजी का जो विश्व दृष्टिकोण था वो क्या कर रहे थे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम बहुत ही एक स्टोरी टेलिंग की तरह से हर एक रेवोल्यूशन को कर रहे हैं या हर एक चीज को जो भी इस बुक में हम पढ़ रहे हैं तो हमें कहानी की तरह ही रहना है। अगर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो हमें जर्मनी में जाकर ही सोचना है कि उस टाइम पर वहां पर क्या क्या हो रहा होगा। ओके, The crimes that Nazis committed were linked to a system of belief and a set of practices. जो आपके नाजीज जो लोग थे जो आपके वहां पर काम कर रहे थे, जो आपके जो क्राइम्स जो कमिट कर रहे थे वो एक वहां के मूल मान्यताओं से जो है लिंक्ड थे। ठीक है, नाजी आइडियोलॉजी वो सिनोनिम विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। और जो नाजी की जो आइडियोलॉजी है ना, ये जो विचारधारा है, नाजी विचारधारा जो है ये किससे जुड़ी हुई है? इसका मतलब एक पर्यायवाची क्या है? हिटलर का जो विश्व दृष्टिकोण है, हिटलर के वर्ल्ड व्यू से जुड़ी हुई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल। उसके जो अगर हम उसी की बात करें तो उसमें कोई इक्वालिटी नहीं है लोगों के बीच। ठीक है, देयर इज नो इक्वालिटी अमंग पीपल बट ओनली अ रेशियल हिरार्की। ठीक है, एक रेशियल हिरार्की बनी हुई है। कैसे वो भी देख लेते हैं कि जो भी आपका ब्लॉन्ड मतलब जो सुनहरी बाल वाला होगा, नीली आंखों वाला होगा, और जो वो क्या होगा वो तो एक बिलोंग करेगा जर्मन आर्यन रेस से। ठीक है, जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस जो है इनकी एक रेस होती है, मतलब एक नस्ल होती है जो इस तरह का दिखने वाला होगा उसको तो सुपीरियर माना जाता था, टॉप पर, उसको टॉप पर माना जाता था। और जो ज्यूज थे, जो यहूदी थे उनको बिल्कुल निचले स्तर पर माना जाता था। वाइल ज्यूज वर लोकेटेड एट द लोवेस्ट रंग। ठीक है, तो उसके लिए आर्यंस जो है वो टॉप पर थे, आर्यंस को वो टॉप पर मानता था, जो आपके ब्लू आईज होते थे, ब्लॉन्ड हेयर जिनके होते थे, और जो ज्यूज थे, ज्यूज को वो बिल्कुल लोवेस्ट पे मानता था, बिल्कुल लो है। ठीक है, तो ये हिटलर का जो एक व्यू था अपने आप में वो ये दर्शाता है कि उसमें यहाँ पर ये रेशियल युद्ध एक चल रहा था अंदर ही अंदर। एंड दे केम टू बी रिगार्डेड एज एन एंटी रेस। उनको नस्ल विरोधी कहा जाता था कि जो ज्यूज है वो नस्ल विरोधी है। एंड द आर्क एनिमीज, और वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। किसके? आर्यंस के। ज्यूज को क्या माना जाता था? ज्यूज को माना जाता था आर्यंस के जो कट्टर दुश्मन, आर्यंस के कट्टर दुश्मन माना जाता था। ठीक है, आर्क एनिमीज ऑफ आर्यंस। ठीक है, तो उसके कट्टर दुश्मन माना जाता था। अब हमें देखना है कि आगे वहां पर क्या हो रहा था। All other colored people were placed in between depending upon their external features। और उसके बाद जितने भी और लोग थे उनको उनके एक्सटर्नल फीचर्स की वजह से जज कर रहे थे। तो अब देखिए क्या हो रहा था, हिटलर क्या कर रहा था, तो मतलब लोगों को उनके देखने के हिसाब से वो वहां पर जज किया जाता था। हिटलर का जो ये नस्लवाद था ये बोरोड कहाँ से आया था? ये उसने पढ़ा था चार्ल्स डार्विन को और हर्बर्ट स्पेंसर को। ठीक है, उसने ये दो जो आपके थिंकर्स थे इनको पढ़ा था। डार्विन क्या थे आपने पढ़ा भी होगा। डार्विन वाज अ नेचुरल साइंटिस्ट who tried to explain the creation of plants and animals through the concept of evolution। तो यहाँ से आप क्या पता कर सकते हो कि कॉन्सेप्ट ऑफ आपका जो इवोल्यूशन है वो कहाँ से आया है? डार्विन से आया है। डार्विन ने क्या दिया है? डार्विन ने क्या दिया है? इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है, इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद किसको पढ़ा है उसने? हर्बर्ट स्पेंसर्स। आपने एक आपने वर्ड सुना है ना, सर्वाइवल टू द फिटेस्ट।
वो दिया है आपका हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर की जो आइडिया है वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, की जो फिट है या अतिजीविता सिद्धांत की जो फिट है वो ही सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज जो और नस्लें हैं, जो सुपीरियर रेस है वो सर्वाइव कर पाएगी, अदरवाइज और सारी नस्लों को खत्म होना पड़ेगा, नष्ट होना पड़ेगा। ठीक है। According to this idea, only those species survived on Earth that could adapt themselves to changing climatic condition। और इसका जो मतलब था, हर्बर्ट स्पेंसर जिस वे में बात कर रहा था वो ये कह रहा था कि जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वही स्पीसीज जो है जो उस क्लाइमेट चेंज के में अपने आप को ढाल लेंगी, उसी तरीके से ढाल लेंगी, वो तो जीवित रहेंगी। और अगर हम उस चीज में अपने आप को नहीं ढाल पाएंगे उनका वो नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए थ्योरी दी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल टू द फिटेस्ट, कि सर्वाइवल उन्हीं के लिए पॉसिबल है जो अपने आप को उस चीज में अडेप्ट कर लेंगे। We should bear in mind that Darwin never advocated human intervention in what he thought about the natural process of selection। और जो डार्विन अपनी थ्योरी में बात करता है ना सिलेक्शन प्रोसेस में, उसने कभी उसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं किया है। वो ह्यूमन के बारे में बात नहीं कर रहा है उसमें, वो प्लांट्स की एनिमल्स की बात चल रही है वहां पे। लेकिन जो हिटलर जैसे लोग थे उन्होंने इन दोनों के जो आइडियाज थे, तो इन लोगों के जो आइडियाज थे उन लोगों को उन्होंने वहां से उनको अलग ही दिशा में मोड़ दिया अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि अपने आप को, अगर हम गलत होते हैं तो किसी की कोई भी चीज को अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए हम कुछ भी बोल देते हैं। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया, हिटलर ने, कि इन दो जो थिंकर्स थे, पॉलिटिशियन जो इस तरह की बात कर रहे थे, उन्होंने इस चीज को गलत दिशा में मोड़ दिया। द नाजी आर्ग्यूमेंट वो सिंपल, और जो नाजी बोलते थे वो क्या था, द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वन वुड पेरिश। की जो स्ट्रॉन्ग रेस है, जो आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग नस्ल है, वही सरवाइव करेगी, बाकी सारी नष्ट हो जाएंगी। द आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट, एंड आर्यन रेस जो है वो फाइनेस्ट है, सबसे सबसे जो स्ट्रॉन्ग है, शक्तिशाली है, वो आर्यन रेस है। इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। और इसको अपनी प्योरिटी को रिटेन करना है और सबसे स्ट्रॉन्ग बनना है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में। The other aspect of Hitler's ideology related to the geopolitical concept of Lebensraum और लिविंग स्पेस। ठीक है, तो लेवेस्ट्रम की भी बात ये करता है, जो कॉन्सेप्ट है लिविंग स्पेस का। ठीक है, जो लिविंग स्पेस के की बात ये कर रहा है हिटलर, तो वो क्या है, आपका जीवन परिधि। ठीक है, उसमें क्या बिलीव कर रहा है वो, कि जो न्यू टेरिटरीज हैं, मतलब जियो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट की क्या है, कि जो नई टेरिटरीज बना रहा है वो अपने ही लोगों के लिए बना रहा है, सेटलमेंट के लिए बना रहा है। उससे क्या होगा कि जो उसकी मात्र कंट्री है, जो उसका देश है, जर्मन है, उसका क्या होगा कि वो क्या करेगा, उसके लिए इतना सब कुछ छोड़ देगा, इतना सब कुछ बना देगा कि उससे क्या होगा कि जो लोगों का, जो नई लैंड में जाके सेटल हो रहे हैं, वो वहां पे लिंक रहेगा। आसपास की जो जगह है वो इसीलिए घेरा है कि लिंक रहेगा। और इससे क्या होगा कि उसके जो रिसोर्सेज है वो भी बढ़ेंगे, रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे, ज्यादा टेरिटरी होगी तो जगह, मतलब वो रिसोर्सेज भी ज्यादा होंगे। और फिर इससे क्या होगा, अल्टीमेटली इससे क्या फायदा होगा, अल्टीमेटली वही होगा कि इससे पावर ऑफ जर्मन नेशन, क्योंकि उसका क्या सपना है, उसका सपना ही है कि जर्मनी को सुपर पावर बना दे, सुपर पावर। ठीक है, और उसी के लिए वो सब काम कर रहा है। ठीक है, हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्ड्स, और इसके लिए वो वहां की बाउंड्रीज को एक्सटेंड करने के लिए, मतलब अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड करने के लिए वो ईस्टवर्ड उसने क्या क्या करना शुरू किया, टू कॉन्सेंट्रेट ऑल जर्मन्स ज्योग्राफिकली इन वन प्लेस, कि जर्मन्स को जो है एक ही प्लेस पे ला दिया जाए, ना कि कुछ इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, कि नहीं, अगर जर्मन ये है तो मैं सारी टेरिटरीज जो है वो अपने अंडर कर लूंगा, इन सबको जीत लूंगा, जिससे जर्मन को इधर उधर ना होना पड़े, इधर उधर सारे जर्मन एक ही प्लेस पर रहेंगे। ठीक है, तो ये उसका मानना था। ओके, तो वो चाहता था जर्मन को एक सुपर पावर बनाना। स्टैब्लिशमेंट, और पोलैंड उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट की लैब बन गई थी। पोलैंड को उसने कैप्चर कर लिया था और ये सारे एक्सपेरिमेंट वो पोलैंड में करता था। सो पोलैंड क्या था, पोलैंड उसके लिए एक लेबोरेटरी थी उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए। अब स्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट, अब कैसे वो रेशियल स्टेट कैसे बनेगा, कैसे उस नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना होगी, कैसे, देखो
कैसे होती है। Once in a power, the Nazis quickly began to implement their dream by creating an exclusive racial community. ठीक है, अपनी कम्युनिटी उन्होंने बनानी शुरू कर दी कि हमें एक अपनी ही कम्युनिटी बनानी है, विशिष्ट नस्ल की जो कम्युनिटी हमारी है आर्यंस वाली, वही हमें एस्टैब्लिश करनी है। और उसके लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। उसके लिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि प्योर जर्मन्स कौन है। सो कम्युनिटी ऑफ प्योर जर्मन्स बाय फिजिकली एलिमिनेटिंग ऑल दोज हु वर सीन एज अनडिजायरेबल, जो अनवांछित लोग हैं आपके, जिनकी जो डिजायरेबल नहीं है। In the extended empire, Nazis wanted only a society of प्योर लोगों की, हेल्दी लोगों की, ठीक है। और वो कौन से लोग होने चाहिए? नॉर्डिक आर्यंस। दे वर अलोन कंसिडर एज डिजायरेबल, सिर्फ उन्हीं को डिजायरेबल कहा जाता था कि यही योग्य है, बाकी सब अनडिजायरेबल है, अयोग्य है। Only they were seen as the worthy of prospering and multiplying against all others who were classed as undesirable, कि उन्हीं को अपने आप को फैलाने का, अपने आप को जो है वंश विस्तार करने का सिर्फ उन्हीं को हक है, और किसी को हक नहीं है आगे बढ़ने का। तो सिर्फ हक किसको दिया उन्होंने? नॉर्डिक आर्यंस को उन्होंने हक दिया। ठीक है, तो आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो किसको सुपीरियर मानते थे? जो नॉर्डिक आर्यंस थे। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या उन्होंने किया? This means that all Germans who were seen as impure or abnormal had no right to exist. कि चलो भाई और भी कुछ नहीं कर रहे हो आप, तो उनको राइट तो दे दो एग्जिस्ट करने का। नहीं, जो आर्यंस है उन्हीं को राइट है एग्जिस्ट करने का भी, अदरवाइज तुम्हें कोई हक नहीं है जीने का, जाओ दफा हो जाओ, ये बोलता था वो। मतलब उस टाइम पे तो शायद उससे भी कट्टर, ये तो सिर्फ आपको ट्रांसलेशन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो देखिए वो किस हद तक वो सोच के बैठा था। अंडर द यूथेनेशिया प्रोग्राम, इसको क्या बोला जाता है? यूथेनेशिया प्रोग्राम को इच्छा मृत्यु। यूथेनेशिया प्रोग्राम इच्छा मृत्यु, यूथेनेशिया प्रोग्राम इज इच्छा मृत्यु। ठीक है, अंडर द उस इच्छा मृत्यु वाला जो प्रोग्राम था, Helmut father, along with other Nazi officials, has condemned to death many Germans who were considered mentally or physically unfit. और इस प्रोग्राम के चलते जो हेलमेट, जिस बच्चे की हम बात कर रहे थे जिसके फादर ने अपने आप को शॉट कर लिया था, उसके फादर ने और उसके साथ बहुत सारे नाजी लोगों ने ऐसे ही लोगों को जो फिजिकली मेंटली एबल नहीं थे, उनको मौत के घाट उतारने का काम किया था। तभी तो वो डर रहे थे ना। आप किसी को मारोगे तो फिर अपने आप भी आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। आप कुछ भी करते हो ना किसी को गिराने के लिए, तो अपने लिए गड्ढा खोदते हैं इंसान और फिर उसी में गिरता है। तो यही काम वहां पे हो रहा था, वो अपने लिए गड्ढा खोद रहे थे। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज फिक्स नहीं है, परमानेंट कुछ भी नहीं होता है। अगर आप आज अपनी पावर को अच्छे से नहीं संभाल पा रहे हो, तो कल को आपको उसी जगह पे आना पड़ेगा जहां से आपने शुरुआत की थी। तो किसी चीज तक पहुंचना फिर भी एक तरफ से आसान हो सकता है, पर उस पोस्ट पर पहुंचकर उस चीज की गरिमा को बनाए रखना, अपने आप को वहां पर स्थापित करे रखना एक बड़ी बात हो जाती है, और वो इन लोगों से हो नहीं रहा था। तो इन्होंने उन सबको मौत के घाट उतार दिया। और ज्यूज का तो इन्होंने इतना बुरा हाल किया है कि वो हमारे सपने से भी परे है। Jews were not only the community classified as undesirable, Jews के अलावा और भी बहुत सारे लोग थे, जिसमें जिप्सीज को बोला जाता है, जो अलग से जिप्सीज में कई सारी मतलब कम्युनिटी आ जाती है। एंड ब्लैक लिविंग इन नाजी जर्मनी वर कंसिडर्ड एज रेशियल इंफीरियर, उनको इंफीरियर बोला जाता था। हु थ्रेटन, उसको लगता था कि अगर ये लोग आ जाएंगे और इन लोगों का फिर आगे वंश चलेगा तो ये इम्प्योरिटी फैला देंगे, तो फिर जो है प्योरिटी नहीं आएगी, जर्मन का विस्तार नहीं हो पाएगा। तो क्यों ना हम इनको खत्म ही कर दें। तो ये उसको डर लगता था कि खतरा है हमारी आर्यन रेस के लिए। दे वर वाइडली परसिक्यूटेड, उनको फिर उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया, उनको बाहर निकाल दिया गया, मार दिया गया। इवन रशियन एंड पोल्स, जो पोलैंड के लोग थे और जो रशिया के लोग थे, उन लोगों को भी वो सब ह्यूमन कंसीडर करते थे, ह्यूमन कंसीडर नहीं करते थे। एंड हेंस अनडिजर्विंग ऑफ एनी ह्यूमैनिटी, और मतलब कि वो ह्यूमैनिटी को डिजर्व नहीं करते। उसका मानना था कि जो रशियन लोग थे और जो पोलैंड वाले थे, पोलैंड के लोग थे, इन लोगों को भी वो ह्यूमन में कंसीडर नहीं करता था।
Okay. When Germany occupied Poland and parts of Russia, captured civilians were forced to work as slave labor. और जब उसने रशिया के पार्ट को और पोलैंड को कैप्चर कर लिया तो जो वहां के लोग थे उन लोगों को उसने अपना नौकर बना लिया और उसमें से कुछ लोग उस हार्ड वर्क और उस स्टारवेशन मतलब भूख भूख की वजह से कुछ लोग मर गए. एंड मेनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू देयर हार्ड वर्क एंड स्टारवेशन. भूख भूख, ठीक है, इसकी वजह से वो लोग मर गए. अब फिर देखो क्या होता है. ये तो वो लोगों के साथ कर रहा था, ज्यूज के साथ और ज्यादा बदतमीजी क्या हुई. ज्यूज के साथ क्या किया उसने. ज्यूज रिमेन द वर्स्ट सफरर इन नाजी जर्मनी. वर्स्ट सफरर, ठीक है. इतना जो आपने देखा है अभी वो तो ठीक है, नॉर्मल सफरिंग में था, उसके अगर कंपैरिजन किया जाए तो वर्स्ट सफरर जो थे वो थे ज्यूज. ठीक है. क्या करते थे वो उसका मतलब वो कहते थे कि ये लोग जो है ना वो क्रिश्चियन मतलब हमारे उसमें लिखा हुआ है कि ईसाइयों के दुश्मन है, जो आपके यहूदी लोग हैं उनको वो अपना कट्टर दुश्मन मानते थे. क्यों. क्योंकि उनका मानना था कि जो आपके ईसा मसीह जो थे, जो आपके क्राइस्ट थे, उनको इन्होंने मारा है. और ये लोग उनको मतलब उस टाइम पर ये लोग उनको अपना काम नहीं करने देते थे. ये लैंड ओनर्स ये होते थे, तो ये इनको लगता था कि ये यहूदी के दुश्मन है, तो इनको इनके धर्म में यही समझाया जाता था. तो इस वजह से जूस को अपना दुश्मन मानते थे. उनको फिर क्या करने लगा, उनको किलर ऑफ क्राइस्ट एंड यूसर्सर्स भी बोला जाने लगा. तो इस वजह से क्यों, क्योंकि उनको लगता था कि उन्होंने क्राइस्ट को मारा है. तो इस वजह से वो उनको अपना दुश्मन समझते थे और उनको देखना नहीं चाहते थे. इस वजह से उनको ना तो लैंड कल्टीवेट करने देते थे, ना ही कुछ और काम करने देते थे. तो वो बेचारे किससे अपना काम चलाते थे कि कर्जा किसी को दे दिया, उधार किसी को दे दिया, ऐसे छोटे मोटे वो काम करते थे. ठीक है. एंड दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड घेटोज. ठीक है. उनको एक जगह होती है घेटोज, मतलब एक उनका अलग ही सेपरेट है, उसको नाम दे दिया घेटोज, जहां पर वो लोग रहते थे. एंड दे वर ऑफन परसिक्यूटेड थ्रू पीरियोडिक अगेंस्ट वायलेंस, एक्सपल्शन फ्रॉम द लैंड. मतलब उनके साथ तरह तरह की हिंसा, उनको लैंड पर भी उनका अधिकार नहीं होता था. ठीक है. एक ही रास्ता था उनके पास, एक ही रास्ता उनके पास उन्होंने दिया था कि ठीक है अगर अपना धर्म बदल लो तो तुम शायद तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जो नाजिज्म सोचते थे. बट जो हिटलर था उसने कहा कि धर्म परिवर्तन में भी कुछ नहीं है, धर्म परिवर्तन से भी ये चीज ये पवित्र नहीं हो जाएंगे, प्योर नहीं हो जाएंगे. तो धर्म परिवर्तन का भी उसने रास्ता नहीं छोड़ा था. उसने कहा था कि इनको मार देना ही, इनको मारना ही इसका सोल्यूशन है. तो जो हिटलर जो था वो आपकी सूडो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ रेस पर जो था वो बिलीव करता था. उसका जो था कि वैज्ञानिक सिद्धांतों पर, जो उसके वैज्ञानिक सिद्धांत थे उन्हीं पर जो बिलीव करता था कि कन्वर्जन वाज नॉट सोल्यूशन टू द जूइश प्रॉब्लम. कन्वर्जन इज नॉट द सोल्यूशन, इट कुड बी सॉल्व ओनली थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन. कि टोटल एलिमिनेशन, उनको मारना ही पड़ेगा. एंड फ्रॉम 1933 to 38 द नाजीज टेरिटराइज्ड, pauperized and segregated the Jews, compelling them to leave the country. The next phase, 1939 to 45, aimed at concentrating them in certain areas and eventually killing them in gas chamber in Poland. पहला जो ये फेज है 1933 to 38, उनको वहां से अलग कर दो, उनको डराओ धमकाओ और निकाल दो, उनको बोलो कि इस कंट्री से वो चले जाए. उसके बाद 39 to 45 एक ऐसा फेज आया कि उनको गैस चैम्बर में भरा जाता था और मार दिया जाता था. ठीक है. गैस चैम्बर में भरा जाता था और मार दिया जाता था. तो आप सोच सकते हो आपकी क्या हालत उस टाइम पर रही होगी ज्यूज की, कि उनके साथ इतना बुरा उनके साथ हो रहा था. तो क्या मतलब वो लोग उनके साथ कर रहे थे. हिटलर किस तरह की नफरत हिटलर में भरी हुई थी, कैसे हिटलर के सिद्धांत थे कि हिटलर ने उन पर जरा सी भी दया नाम के शब्द उस पर नहीं दिखाया. ठीक है. अब आता है आपका द रेशियल यूटोपिया. अब हम रेशियल यूटोपिया की बात करते हैं तो उसमें हमें जानना है कि क्या क्या वहां पर चल रहा था. ठीक है. वहां की अंडर द शेडो ऑफ वॉर the Nazis proceeded to realize their murderous racial ideal. Genocide and war become two sides of the same coin. कि मतलब जनसंहार, जो जनसंहार हो रहा था, और युद्ध,
ये दोनों एक दूसरे के मतलब एक सिक्के के दो पहलू बन चुके थे। और जो ऑक्यूपाइड पोलैंड था, जो पोलैंड उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ था, उसकी तो उन्होंने और ही हालत खराब कर दी थी। पोलैंड वॉज अनेक्स टू जर्मनी। जो जितना भी मच ऑफ द नॉर्दर्न वेस्टर्न वाला पार्ट था पोलैंड का, वो सब जर्मनी के पास था। और जो वहाँ के लोग थे, उन लोगों को उनकी अपनी प्रॉपर्टी और सब छोड़कर वहां से भगा दिया गया था। were behind to be occupied by ethnic Germans brought in from occupied Europe, की वो सब जर्मन्स के लिए है। आपका जो है, जो भी सब हमने लिया है, वो सब जर्मन्स के लिए है। And Poles were then herded like cattle in the other part called the general government, the destination of all undesirables of the empire। और उनको उनकी जगह से निकाल कर, पोलैंड वाले लोगों को उन्हीं की जगह से निकालकर उसको जर्मन वालों को देकर उनको कैटल्स की तरह भगा दिया गया, खदेड़ दिया गया। ठीक है, जानवरों की तरह उनको भगा दिया गया उनकी जगह से, और उनको एक जगह पर ले जाया गया जिसका नाम था सेंट्रल गवर्नमेंट। जनरल गवर्नमेंट वाज द नेम। जो जो जगह किसकी होती थी, जितने भी अनडिजायरेबल अयोग्य लोग होते थे एम्पायर के, उनका सबका जो स्थान था वो सब वहीं था। कहाँ पर था? जनरल गवर्नमेंट नाम की जो जगह है, उन्होंने एक प्लेस बनाया हुआ था। ठीक है, मेंबर्स ऑफ द पॉलिश intelligentsia were murdered in large numbers in order to keep the entire people intellectually and spiritually survive। अब जो वहां के इंटेलिजेंट लोग थे, जो बुद्धिजीवी, जिनको हम बोलते हैं बुद्धिजीवी लोग थे, उन लोगों को क्या कर दिया, उनको मर्डर कर दिया गया, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, लोगों को स्पिरिचुअली या आपको उनको मतलब जागृत करके इंटेलेक्चुअली उनके तौर पर उनको जिंदा रख रहे थे, मतलब वो काम कर रहे थे। लेकिन उसने क्या किया, उन लोगों को भी मार दिया जो बुद्धिजीवी लोग थे। पोलिश चिल्ड्रन हु लुक्ड लाइक आर्यंस। अब देखो, जो पोलिश चिल्ड्रन थे, अब इसमें भी एक और चीज थी, जो पोलिश चिल्ड्रन थे, जो उनके बच्चे थे, उनमें से जो थोड़े थोड़े आर्यंस की तरह दिखते थे, उनका एक एग्जाम कराया जाता था। और अगर वो उस एग्जाम में पास हो जाते थे तो उनको उनके घरों से निकालकर और जर्मन लोगों को दे दिया जाता था, जो आर्यंस लोग थे ना, उनको दे दिया जाता था कि अब आप इनको पालोगे। ठीक है, माँ से अपना बेटा छीन लिया जाता था और उसको जर्मन लोगों को सौंप दिया जाता था कि नाउ ये आपके साथ रहेगा। ठीक है, नाउ यू लिव विद यू। तो उसके लिए भी एक एग्जाम होता था, एक प्रॉपर एग्जाम होता था कि आपको अब ये एग्जाम पास करना है, जो आर्यंस का, जर्मन लोगों के लिए एग्जाम है। ठीक है, एंड जो उसमें रेस एक्सपर्ट जो होते थे वो करते थे। सो पोलिश चिल्ड्रन हु लुक्ड लाइक आर्यंस वर फोर्सिबली स्नैच्ड फ्रॉम देयर mothers and they are examined by race experts, and if they passed the race test they were raised in German families, and if not they were deposited in the orphanages where most perished, और नहीं तो उनको अनाथ आश्रम छोड़ दिया जाता था। So you can think क्या क्या हाल हो रहा था। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब इतना सब हो रहा था लोगों के साथ, तो क्या मतलब पूरा हमारा वर्ल्ड था, वो पूरा आंख बंद करके बैठा था? क्या उनको एक बार भी नहीं लग रहा था यार ये क्या हो रहा है? क्या कोई भी नहीं था पूरे विश्व में कि वो इसके खिलाफ, इस जन संहार के खिलाफ, इस नर संहार के खिलाफ आवाज उठा सके? तो सब देख रहे थे, ये सब देख रहे थे, सब इस चीज को देख रहे थे, और कोई भी ऐसा नहीं था, किसी भी देश ने ऐसी हिम्मत नहीं की, ऐसी जरूरत नहीं करी जो एक लार्ज स्केल पर जाकर उसकी हेल्प कर सके, जब तक द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता है तब तक। And if they passed the test, they were raised in German families, otherwise Anathalye. While some of the largest ghettos and gas chambers, the general government also served as the killing fields for the Jews। और जो ये आपकी ghettos जगह थी और ये जनरल गवर्नमेंट थी, इनमें यहाँ पर ये क्या करते थे, यहाँ पर गैस चैम्बर्स बनाए गए थे जो कि ज्यूज को मारने का काम करते थे। ठीक है, ये दिस इज वन ऑफ द फ्रेट कार्स यूज्ड टू डिपोर्ट ज्यूज। इसमें ज्यूज को भरा जाता था और डेथ चैम्बर्स तक छोड़ा जाता था। तो दिस इज द डायग्राम। अब देखिए, स्टेप्स टू डेथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है कि कैसे कैसे उनको मौत के घाट उतारा जाता था, कैसे मौत के घाट उनको उतारा गया।
तो कुछ स्टेप्स होते थे कि अब ये करना है, पहले ये करना है, तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हर एक का एक बना होता था कि अभी इस टाइम से इस टाइम पीरियड तक उन्होंने ये किया, इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक ये किया। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें पॉइंट के फॉर्म में बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या किया गया, एक्सक्लूजन किया गया। 1933 टू 1939 स्टेप 1 था एक्सक्लूजन। क्या था? एक्सक्लूजन, जिसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, बहिष्कार। बहिष्कार नहीं दिख रहा है, तो एक्सक्लूजन मतलब बहिष्कार। ओके, यू हैव नो राइट टू लिव अमंग एज ए सिटीजन, उन्हें कोई भी अधिकार नहीं है हमारे साथ एज अ सिटीजन रहने के लिए। द न्यूरम्बर्ग लॉ ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सितंबर 1935, और न्यूमेरबर्ग में एक लॉ था जो सितंबर में बना 1935 में। उसमें क्या क्या लॉ ऑफ सिटीजनशिप था कि जो मतलब सिटीजनशिप है वो किस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया था उसको। ओनली पर्सन्स ऑफ जर्मन और रिलेटेड ब्लड would henceforth be German citizens enjoying the protection of the German Empire। या तो जर्मनी के लोग हैं या फिर उनसे रिलेटेड है, उनको तो रहने का हक है, जो प्रोटेक्शन में रह सकते हैं जर्मन एम्पायर के, अदरवाइज उनको किसी और को प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी। ओके, मैरिजेस जो होती थी ज्यूज में और जर्मन्स में बिल्कुल बैन कर दी गई थी, वन फॉरबिडन, बिल्कुल पाबंदी लगा दी थी, उस पर पाबंदी लगा दी थी, दे वर फॉरबिडन, ठीक है, बिल्कुल बैंड थी। और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन्स बिकेम ए क्राइम, और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका होता है ज्यूज का और जर्मन्स का, वो तो बिल्कुल एक क्राइम की तरह देखा जाता था। मैरिज पर बैन था और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर क्या हो गया था, क्राइम की तरह देखा जाता था। ज्यूज वर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग, और उनको अपना जो नेशनल राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहराने की भी अनुमति नहीं थी। तो ये सब था इस एक्ट के अंतर्गत। तो ये 3 पॉइंट्स देकर आपको पूछ सकता है कौन सा एक्ट था। लॉ ऑफ सिटीजनशिप एक्ट था आपका, लॉ ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सितंबर 1935, ठीक है, न्यूमेरबर्ग में जो ये बना था। अदर लीगल मेजर्स क्या थे, उनका जो ज्यूज का बिजनेस था उसको बॉयकॉट कर दिया, एक्सपल्शन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, और उनको गवर्नमेंट सर्विसेज से निकाल दिया गया। उसके बाद फोर्स सेलिंग एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टीज, गवर्नमेंट जॉब से निकाल दिया गया, उनकी जमीनें जब्त कर दी गई, बेच दी गई, और उनको जो बिजनेस था उनका उसका भी बहिष्कार कर दिया गया। तो उनको मतलब उनको जीने लायक खाने लायक छोड़ा ही नहीं, और फिर अगर रही सही कसर बची थी तो मार भी दिया। तो ये था बहिष्कार, जो पहला स्टेप फॉलो हो रहा था कि बहिष्कार कर दो। Besides, Jewish properties were vandalized and looted, house attacked, आपके synagogues burnt, and men arrested in pogrom in November 1938, remembered as the Night of Broken Glasses, और इसको बोला जाता है नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास, ठीक है, क्या बोला जाता है, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास, जिसको हम बोलते हैं कि ये पूरा का पूरा उसने हद कर दी थी 1938 में इस जनसंहार की। ओके, ये साइनागोग्स हम किसको बोलते हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर पीपल ऑफ जूइश फेथ, जूइश जो लोग थे जो जहां पर पूजा करते थे उस जगह को भी उन्होंने जला दिया गया था, ठीक है। दूसरी चीज घेटोइजेशन, जिसको बोलते हैं दबड़ाबंदी, वो कब था, वो फेज कब था, 1940 टू 1944, 1940 टू 1944। इसमें क्या था, From September 1941, all Jews had to wear a yellow star of David on their breast. उनको अपनी छाती पर एक येलो स्टार बनाकर घूमना पड़ता था, ठीक है, इस तरह से कुछ, एंड उससे ही उनकी आइडेंटिटी का पता चलता था, उनके पासपोर्ट्स पर, उनके डॉक्यूमेंट्स पर, उनके हाउसेस पर, उसी तरीके से उनको आइडेंटिफाई किया जाता था। They were kept in Jewish house in Germany and in ghettos like Lodz and Warsaw in East. ये नाम दिए गए हैं कि उनको यहीं पर रखा जाता था। And these became sites of extreme misery and poverty. मतलब उनको बहुत ज़्यादा गरीबी की जो जगह थी वो बन गई थी ये। And Jews उनको अपनी सारी वेल्थ,
जब वो उस जगह पर जाते थे ना, घेटो घेटो जो जगह बोला जाता है, इस जगह पर जाते थे, उनको सारी अपनी वेल्थ जो है वो सब छोड़कर जाना पड़ता था, सब कुछ छीन लिया गया था उनसे। Soon the ghettos were brimming with hunger, starvation and disease due to deprivation and poor hygiene. और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि वो सब जो जो जगह थी जहाँ वो लोग रहते थे, वहाँ भूखमरी, हंगर, आपका डिजीज, बीमारी फैलती चली गई, क्योंकि हाइजीन भी वहाँ पर प्रॉपरली मेंटेन नहीं रखा जाता था। तो वहाँ पर यही सब हो रहा था, बीमारियां फैल रही थी। अब आता है, यहाँ पर है कि यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस, हमारे साथ रहना नहीं है आपको, ठीक है। अब आ गया एनहिलेशन। एनहिलेशन में क्या है, यू हैव नो राइट टू लिव। अभी तक तो क्या था कि हमारे साथ नहीं रह सकते, और एनहिलेशन आ गया मतलब सर्वनाश, अब होगा सर्वनाश। अब तुम्हें रहने, अपने जीने की ही मतलब अनुमति नहीं है, यू हैव नो राइट टू लिव। अब मारने वाली, पहले बहिष्कार किया, फिर उनको एक जगह पर भेज दिया गया, खदेड़ दिया गया उसको बोल सकते हैं, और फिर बोल दिया गया कि अब तो तुम्हें जीना ही नहीं है, यू हैव नो राइट टू लिव। कैसे? उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में, और जो घेटोज होते थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप में, उनको बुलाया गया, डेथ फैक्ट्रीज तक उनको पहुंचाया गया। और पोलैंड में या ईस्ट में आप देख लो, मोस्ट नोटेबली नाम भी दिए हुए हैं, बेल्जिक, ऑट्सविट्स, सोबिबोर, ट्रेबलिंका, चेल्मनो, माजनेक, दे वर चेयर्ड इन गैस चैम्बर्स, और इन सबको गैस चैम्बर्स में भेज दिया गया, गैस चैम्बर्स में बंद कर दिया गया, उनको गैस चैम्बर्स के अंदर झोंक दिया गया। एंड मास किलिंग्स टुक प्लेस विद इन मिनट्स विद साइंटिफिक प्रिसीजन, और मतलब इनको आधुनिक या औद्योगिक और आपको साइंटिफिकली मतलब इनको गैस भर दी गई उसमें, गैस चैम्बर में, उसको बंद कर दिया गया। और फिर क्या हुआ, फिर क्या होता है वहां पर, मर गए वो लोग, तो उनको मार दिया गया। तो ये था आपका थर्ड प्रोसेस। ओके, उसके बाद यूथ इन नाजी जर्मनी। आपका जो यूथ था वो क्या कर रहा था उस जर्मनी में, नाजी जर्मनी में यूथ का क्या रोल था, आपका जो यूथ है वो किस तरह से काम करता था, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। हिटलर वॉज fanatically interested in the youth of the country. He felt that a strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology. उसको लगता था, वो बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड था कंट्री के यूथ में, ठीक है, कि मतलब जो युवा युवा लोग हैं उनमें बहुत ज्यादा उसका ये था कि इनको अगर हम अपनी तरफ कर सकते हैं या इनको हम इस तरह से बना देंगे तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता है। तो उसने क्या कहा कि भाई एक स्कूल भी होना चाहिए जो नाजी विचारधारा को पढ़ाएगा। उसमें क्या होगा कि जो चिल्ड्रन होगा वो मतलब कि उसमें कंट्रोल रहेगा, दिस रिक्वायर्ड अ कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द स्कूल। व्हाट हैपेंड इन स्कूल्स, और ऐसे स्कूल्स में होता क्या था, ऑल स्कूल्स वर क्लींस्ड एंड प्योरिफाइड, ठीक, इनको क्लींस्ड और प्योरीफाई किया गया, इनका शुद्धिकरण आप बोल सकते हो। This meant that all teachers who were Jews or seen as politically unreliable were dismissed. जो उनको राजनीतिक दिशा, अगर राजनीतिक उससे देखें, या फिर जो ज्यूज थे उनको अगर लगता था कि ये ठीक नहीं है, ठीक है, राजनीतिक दृष्टि से अगर वो अनरिलायबल है या वो ज्यूज है, उनको हटा दिया गया। चिल्ड्रंस को सबसे पहले तो सेग्रीगेट किया गया कि ज्यूज जो लोग हैं वो अलग बैठेंगे, जर्मन जो लोग हैं वो अलग बैठेंगे, बच्चे जो स्कूल में बैठेंगे, ठीक है, उनको सेग्रीगेट किया गया, उनको अलग किया गया। वो ना तो साथ बैठ सकते थे ना ही साथ खेल सकते थे, ठीक है, तो बच्चों को सेग्रीगेट कर दिया गया। दे कांट सिट टुगेदर और प्ले टुगेदर। सब्सिक्वेंटली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, जिनको ज्यूज बोला जाता था, एंड द फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड जिप्सीज वर थ्रोन आउट ऑफ स्कूल, जो मतलब बाहर के जो लोग थे उनको फिर धीरे धीरे बाहर ही निकाल दिया गया, ज्यूज को या फिर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते थे उनको भी मार देता था वो, कि ये किसी काम के नहीं है, ये किसी काम के नहीं है। एंड फाइनली इन 1940s उनको भी गैस चैम्बर्स में भर दिया गया। क्रूरता की हद देखिए आप, उनको भी गैस चैम्बर्स में ले जाया गया। Good German children were subjected to a process of Nazi schooling, a prolonged period of ideological training. उनको एक विचारधारा की ट्रेनिंग मिलती थी, एक पूरा प्रोसेस होता था। जो स्कूल टेक्स्ट बुक थी उनको दोबारा लिखा गया, उनमें जस्टिफाई किया गया, जो नाजी आइडिया था उसको जस्टिफाई किया गया।
Stereotypes about Jews were popularized even through math classes. उनके जो Jews के बारे में stereotypes थे, जो गलत गलत चीजें थी, उनको popularize किया गया, बताया गया. And children were taught to be loyal and submissive. उनको loyal रहने के लिए बोला गया कि आपको loyal रहना है, ठीक है, loyal रहना है, आशावादी रहना है. And hate Jews, Jews को जो है hate करना है. And worship Hitler, और हिटलर की पूजा करनी है. अब हिटलर को भगवान बना दिए. देख लीजिए. इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट, जैसे कई बार पहले हम पढ़ते हैं ना कि राजा ने कहा कि अब मैं ही हूँ, मेरा ही शासन है, मैं ही भगवान हूँ, तो इस तरह से किया. तो लोगों में, बच्चों को क्या लगा, जिस तरह आप बच्चों को समझाओगे वही वो समझेंगे. बच्चों को भी लगा कि ज्यूस तो बहुत खतरनाक है, तो उनमें बचपन से ही नफरत पैदा हो गई. ऐसे ही धर्म के नाम पर कई लोग करते हैं. तो इस तरह से ही होता है, जो जिस तरह से समझाया जाता है उसी तरह से बच्चा समझता जाता है. Hitler believed that boxing would make children iron-hearted, strong and masculine. तो उसने स्पोर्ट्स भी चला दिया. स्पोर्ट्स में क्या, जैसे बॉक्सिंग करना सिखा दिया है कि इससे क्या होगा, बच्चा जो है वो एकदम आयरन हार्टेड, बिल्कुल फौलादी बनेगा, एकदम फौलादी सीने वाला बनेगा, और स्ट्रॉन्ग बनेगा, मस्कुलिन, मर्दाना बनेगा पूरा, मतलब ठीक है, मस्कुलिनिटी होनी चाहिए. Youth organizations were made responsible for educating German youth in the spirit of national socialism. राष्ट्रवाद, जो आपका राष्ट्रीय समाजवाद जिसको बोलते हैं, नेशनल सोशलिज्म, राष्ट्रीय समाजवाद जो था आपका, उसके लिए यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई. 10 years जो बच्चे होते थे, 10 years और बच्चे जो होते थे, उनको जंग वॉक में अपना जाना होता था. वो क्या होता था कि एक ग्रुप होता था, नाजी यूथ ग्रुप, बिलो जो 14 years से होता था, उनको यहाँ पर जाना होता था. एट 14 ऑल बॉयज हैड टू ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन. और जब वो 14th ईयर के हो जाते थे तब उनको नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना होता था, जिसमें वो, जिसको हिटलर यूथ बोला जाता है, जहां पर वो क्या सीखते थे, लर्न टू वर्शिप वॉर, ग्लोरीफाई एग्रेशन एंड वायलेंस एंड कंडेम डेमोक्रेसी. उनको ये सब, हेट ज्यूज, कम्युनिस्ट, जिप्सीज एंड ऑल दोज कैटेगराइज एंड अनडिजायरेबल. वॉर की महिमा गाई जाती थी. एग्रेशन को उसने मतलब कि क्या किया था, जस्टिफाई की, एग्रेशन होना चाहिए, ठीक है. उसके बाद हेट करना, ज्यूज से भी करना है, कम्युनिस्ट से भी करना है, जिप्सीज से भी करना है, ठीक है. इन सब चीजों को उन्होंने जस्टिफाई करना सिखाया गया. और सबसे ही हेट करना है जो अनडिजायरेबल, अयोग्य है. आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिग्रस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग, पूरी कठोर ये आइडियोलॉजिकल और फिजिकल ट्रेनिंग के साथ उनको फिर लेबर सर्विस ज्वाइन करनी पड़ती थी, यूजुअली एट द एज ऑफ 18th. एंड देन दे हैड टू सर्व इन आर्म्ड फोर्सेस. फिर उनको आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करना होता था. एंड एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन, और जो नाजी के द्वारा बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उनको जाना होता था. द यूथ लीग ऑफ द नाजीज वाज फाउंड इन 1922 में फाउंड की गई थी, और 4 साल बाद इसका नाम रख दिया गया था हिटलर यूथ. यूथ लीग ऑफ नाजीज का नाम रख दिया गया था हिटलर यूथ. To unify the youth movement under Nazi control, all other youth organizations were systematically dissolved and finally banned. और सिर्फ इसी को, जो आपका हिटलर का जो यूथ था, ठीक है, उसी को आपको यूनिफाई करना है. तो और सारी की सारी जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी उनको सिस्टमेटिकली बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया. तो वो सब खत्म होते चली गई. तो ये हमने जो पढ़ा है ये था कि यूथ को लेके हिटलर किस तरह से सोचता था और कैसे वो बचपन से उन लोगों को अपनी तरह बनाना चाहता था कि जिससे कि आगे चलकर वो इसी क्रूरता के साथ काम करें. So this was about the third part of this video, and in next video we going to complete the chapter. अभी तक आपको ये जो वीडियो है इसमें समझ आ गया होगा कि वहां पर लोगों के साथ कितना बुरा हो रहा था. अभी तक हम सोच रहे थे कि जर्मन लोगों के साथ क्या हो रहा था, अभी हम देख रहे हैं कि जर्मनी के अंदर जो और लोग थे उनके साथ क्या हो रहा था, चाहे वो धर्म के नाम पर हो या फिर उनकी हैंडीकैप्ड अगर वो है. तो इस तरह से किस तरह से वो वहां पर शासन चला हुआ था और कैसे अब लोगों को पछतावा भी तो होना शुरू होगा ना कि क्या कर दिया उन्होंने. तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इसका कंक्लूजन क्या होता है, एट लास्ट कैसे फिर सब सही होता जाता है और कैसे सब कुछ फिर हिटलर के हाथ से चला जाता है, क्योंकि हिटलर तो हार गया था. ये तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हिटलर हार गया था.
So thank you for this video, and I hope you like this video. So please do like, share, and comment. Thank you. Have a nice day.